हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशंस के बारे में, चैप्टर नंबर 8। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 7 में डिटेल्स में बता दिया था कि किस तरीके से इन लोगों को, या जो हम लोग इनके बारे में बात करते हैं कि भाई इनको किस तरीके से आज हम लोग बॉयकॉट करते हैं या इनको बॉयकॉट होना पे मजबूर कर दिया गया है किस तरीके से। तो मैंने आपको उस लास्ट चैप्टर में डिटेल्स में बताया था कि इनको अपने टिपिकल घर को छोड़ना नहीं था। इनके लिए घर क्या होता है? इनके लिए घर होता है इनका फॉरेस्ट, जंगल। ये इस जंगल को छोड़ते नहीं है। ये कह सकते हैं कि आज देखो इतिहास गवाह है कि इनके ऊपर किसी ने शासन नहीं किया, इनके ऊपर किसी ने राज नहीं किया। जब ब्रिटिशर्स थे या मुगल्स थे, इनके ऊपर किसी ने राज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये लोग टिपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं और उस फॉरेस्ट को वो लोग घोल के पी गए हैं। जैसे आप कह सकते हैं ना कि अगर आप किसी एरिया के अंदर बचपन से रह रहे हो, ठीक है, आप किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी भी सिटी में रह रहे हो, आप उस शहर के अंदर बचपन से ज़िंदगी जी रहे हो, जब पैदा वहीं पे हुए और वहाँ आप अपनी ज़िंदगी के शादी भी कर लेते हो और आपके आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है, आपका एक बच्चा भी वहाँ पे है, तो होगा क्या? तो आपको अपने शहर की गली गली से आप वाकिफ़ हो। आपको पता है कि किस गली में क्या है, किस जगह पे क्या है, कहाँ पे क्या मिलता है, आपको सब पता है। अब जिस इंसान के लिए पूरा फॉरेस्ट ही उसके लिए पूरा उसका घर है, तो उसको पता है कि उस फॉरेस्ट में उसको किस तरीके से रहना है। उसको पता है कि अगर इस मेरे फॉरेस्ट को कोई डिस्ट्रॉय करना आएगा तो मुझे किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से क्या करना है। तो हमने चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में बात की थी कि उनको मजबूरन वहाँ पे माइंस को, इंडस्ट्रीज़ को जब लोगों ने या फिर गवर्नमेंट ने जब उनको पुश आउट किया, उनको हटाया गया, तब उनको मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा, उनको शहरों में आना पड़ा। जब शहरों में आए तो उनके पास कुछ चीज़ करने के लिए थी नहीं, राइट। अब जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी फॉरेस्ट में नौकरी की है, या फिर नौकरी समझ लो उसने फॉरेस्ट में ज़िंदगी निकाली है, अब उसके लिए सिटी में आना और सिटी के कपड़े पहनना या फिर सिटी के अंदर लाइफस्टाइल को जीना उसके लिए डिफ़िकल्ट है, राइट। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है कि जब वो चीज़ें कर रहे थे तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब ध्यान मिला तब उनके लिए बहुत चीज़ें हम लोगों ने अच्छी चीज़ें उनके लिए की और वो लोग कहीं ना कहीं उस हिसाब से आज बचे हुए हैं, राइट। आगे बात करते हैं तो इस चैप्टर में क्या बात करने वाला है? इस चैप्टर में टिपिकल हम बात करने वाले फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि इनके रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स या फिर जो लॉज को रिफॉर्म किया गया, राइट, हम उनके बारे में बात करने हैं। अब पहली बात आती है कि इनको वो जिसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सिंपल सी बात है कि जो शहर के लोग होते हैं वो इनसे परहेज़ करते हैं, इनसे दूर रहते हैं, राइट। उनको लगता है कि ये लोग हमारे कम्युनिटी के नहीं है, फिर ये लोग उस लेवल के नहीं है कि ये लोग हमसे मैच हो पाएँ। तो इनको कहाँ पे वो सब कुछ देखने को मिल रहा था जब इनका अबॉर्शन हो रहा था, जब इनके साथ भेदभाव हो रहा था, जब इनके साथ अनटचेबली वाला, छुआछूत वाला व्यवहार किया जा रहा था कि इनको छू लेने भरने से ही कोई अशुद्ध हो रहा था। ये लोग, उनकी टिपिकल मेंटालिटी थी, जो अपर कास्ट के लोग थे ये इनकी टिपिकल मेंटालिटी थी, राइट। तो इस टाइप के जो लोग थे इनसे एक डिफरेंशिएट होना, इनको एक अलग समझना, ये सब कुछ होने के कारण इनको अब समझ में आ रहा था कि भाई हमको हमारे हक के लिए कोई चीज़ें चाहिए होंगी, राइट। तो वो सरकार ने ऑलरेडी बनाई हुई थी, वो थे फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से क्रिएट किया गया जिसके अंदर कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म कुछ नहीं आता, सबके लिए इक्वल है। चाहे जम्मू कश्मीर ले लो, चाहे कन्याकुमारी ले लो, चाहे गुजरात ले लो, चाहे आसाम ले लो, सबके अंदर सारे सिस्टम फंडामेंटल राइट्स इक्वल वर्कआउट करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो किसी एक कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कराती हो, नहीं है, समझ रहे हो। तो जब उनको लगने आया कि भाई हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब लोगों ने इस तरीके से गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया। उसमें से वन ऑफ द पॉलिसीज़ को हम कहते हैं कि रिजर्वेशन, राइट। कौन सा था? देखो यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो रोल था वो प्ले किया गया इन लोगों को प्रिजर्व करने के लिए, या फिर इनको सोशल जस्टिस मिल जाए, ठीक है। किसी भी जगह आप देख लो आज रिजर्वेशन हर जगह पे है, राइट। प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर भी होता है, बट प्राइवेट कंपनीज़ के पास ये ऑफर होता है कि वो लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके, राइट। बट अगर गवर्नमेंट्स में आना है, जैसे कि मैंने आपको पार्लियामेंट के टाइम पे समझाया था कि पार्लियामेंट्स के इंक्लूडिंग समझ लो पार्लियामेंट जिसके अंदर पूरे देश का कारोबार संभाला जाता है, उस पार्लियामेंट के अंदर भी ST SC वुमेन्स इन सब की सीट्स को रिजर्व रखा गया है कि वो लोग यहाँ पे भी आके अपनी बात को रख सकते हैं, राइट। तो इनके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? जो दलित हैं, जो आदिवासी लोग हैं, इनको मोस्ट ऑफ प्रिविलेज मिला है इसके अंदर। ये लोग अपनी कम्युनिटी को लेके आगे बढ़े, राइट। इनके लिए और क्या क्या चीज़ें की गई, तो इनके लिए हमने एट्रोसिटी एक्ट बनाया 1989 के अंदर, जिन्होंने एक ST SC को एक नया रिफॉर्म दिया। गवर्नमेंट ने इनको हाईलाइट्स में लेके आए और इसके बाद इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए।
राइट। गवर्नमेंट ने इनको बताया कि आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स जो इक्वल जो एक अपर कास्ट के लोगों को मिलता है, जो इस देश के प्रेसिडेंट को मिलता है, वही सारे फंडामेंटल राइट्स आपके भी हैं। राइट। तो इस तरीके से उनको लोगों को समझ में आया, लोग आगे बढ़े और लोगों ने आगे मेहनत की। राइट। आगे बात करते हैं कि और इस एक्ट के अंदर जो एट्रोसिटी एक्ट था, इसके अंदर और क्या क्या था। तो इसके अंदर एक और चीज़ थी और वो थी लैंड डिस्प्यूट की, कि जिस लैंड के ऊपर इन लोगों ने सालों से मेहनत की है। राइट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कल्टीवेशन के बारे में कि ये लोग किस तरीके से कल्टीवेशन करते थे, किस तरीके से फार्मिंग करते थे। राइट। ये लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह को ज्वाइन करते थे, मतलब दूसरी जगह पे जाके फिर से कल्टीवेशन करते थे, वहाँ पे सब कुछ उगाया वगाया, और 1 साल के बाद जहाँ पे वो पहले थे ना, वापस वहाँ पे था, वापस वहाँ पे वो आ जाते थे। क्यों? वो 1 साल के अंदर उस ज़मीन को फिर से फर्टाइल होने का टाइम देते थे। राइट। तो कुछ इस तरीके से वो लोग क्रॉपिंग्स को या फिर कह लो कि फार्मिंग को या फिर एग्रीकल्चर को वो कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करते थे। अब उसके अंदर चेंज कब हुआ कि जब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप जिस लैंड के ऊपर आप रहते हो, जिस लैंड के ऊपर आपने अपना घर बार डिपेंडेबल किया है, आप उसको छोड़ो मत, आप उसको आप अपने नाम पर रजिस्टर कराना शुरू करो। राइट। तो कहीं ना कहीं उसके बाद धीरे धीरे 1980 के बाद में धीरे धीरे जो आदिवासी लोग थे, जो मेजोरिटीज लोग थे, जो इस तरीके से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनों को रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू किया। अब इसके अंदर टिपिकल जो लोगों के पास दिमाग था, जो अमीर लोगों के पास दिमाग था, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुछ ऐसी जगहों को चुना, कुछ ऐसे आदिवासी को चुना, कुछ ऐसी कम्युनिटी को चुना जो लोग बहुत बड़े बड़े ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे थे। कब्जा मीन्स उन लोगों ने अपने नाम पे रजिस्टर करवा रखी थी। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा था कि जिस ज़मीन पे आप फार्मिंग करते हो, जिस जगह पे आप सब कुछ करते हो, जिसके ऊपर आपकी लाइवहुड चलती है, आप उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवा लो। अब जो अमीर लोग थे, जो टिपिकल बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, उन लोगों ने ऐसी कम्युनिटीज़ को पकड़ा, इनको पहले बोला कि तुम अपने नाम पर रजिस्टर कराओ, तो सरकार ने इनके नाम पर रजिस्टर कर दिया। फिर उन्हीं को उस ज़मीन के कम पैसे देके उनके पास से बड़े बड़े बिल्डर्स ने, अमीर लोगों ने, एमएलए मंत्रियों ने उन्हीं की ज़मीन को उनके पास से खरीद लिया। तो हुआ क्या कि जिसके ऊपर वो डिपेंडेबल थे, उनके पास से वही सारी चीज़ें लेके उनको फिर से धक्का मार कर निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ भी उनके लिए नेगेटिव फील हुई। हाँ, जो लोग समझदार थे, जिन लोगों के पास नॉलेजेबल था, उनको समझ में आया कि ये करना ज़रूरी नहीं है। तो आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे दलित आदिवासी ग्रुप ऐसे हैं जो आज भी गांव वगैरह के दूर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। क्यों? उनके पास उस चीज़ का एक कह सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उनके पास कि भाई ये ज़मीनें हमारी हैं, जो आज से सालों पहले 1899 के रिफॉर्म्स के टाइम पे हमको मिली थी। राइट। ओके, आगे बात करते हैं कि आदिवासी, दलित और मुस्लिम और वुमेन्स के लिए कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने, मतलब कुछ ज़्यादा कह लो कि उनके वो जब अत्याचार बढ़ने लगा ना, तब हम लोगों ने कंसिडर किया कि भाई इनके लिए भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए, इनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कि जिससे कि ये लोग भी आगे बढ़ें। राइट। इनको एक जो टिपिकल चीज़ें डिस्क्रिमिनेट, जब इनको हर जगह से डिस्क्रिमिनेट करा गया, मतलब कि सोसाइटी के हर एक लेवल पे आप कहीं पे भी जाके देख लो, सोसाइटी का कोई भी लेवल हो, वहाँ पे इनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। जहाँ इनके साथ इनइक्वालिटी होती है, इनको इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है। इनकी गलती नहीं है कि वो लोग उस जगह पे पैदा हो गए, तो वो उनकी गलती नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान अंबानी के घर पैदा होता है तो वो सोने की चम्मच में पैदा हो रहा है। अब सिंपल सी बात है भाई, वो ऊपर से लिखवा के नहीं आया कि मेरे को वहाँ पैदा होना है। राइट। अगर हमारे हाथ में होते तो सब वहीं पर पैदा होते। राइट। तो वो उनकी गलती नहीं है, तो उनको उस हिसाब से भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। तो वो सब इतना बढ़ चुका था कि उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। अब इक्वल राइट्स के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब जिस जगह पे डेमोक्रेसी, अब इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब बोलते हो कि आप ऑन पेपर बोलते हो, वर्ल्ड मीडिया कहता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है। आपको वो प्रूव करना है तो आपको हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, और इक्वल ट्रीट के लिए आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। और चेंजेस गवर्नमेंट ने किए, उनको फंडामेंटल से रूबरू कराया कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी सब कुछ आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, कौन सा अनटचेबिलिटी वाला, रिलीजन, रेसिज्म, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनका कोई एक्सप्लोशन नहीं करना चाहिए। राइट। ये सब कुछ हमने कर दिया। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्पेशल ग्रुप से उनको प्रमोट करवाया, अच्छे अच्छे इवेंट्स के अंदर उनको हाईलाइट्स करवाया, कि जहाँ पे वर्ल्ड मीडिया का ध्यान हो, जहाँ पे इंडियन मीडिया का कुछ ज़्यादा ही जोर हो, वहाँ पे उन कम्युनिटीज़ को पब्लिकली लाया गया और उनको पब्लिकली उनको सपोर्ट मिले। इस तरीके से उन्होंने कुछ सारे के सारे कैंपेन्स को शुरू किया।
कुछ गवर्नमेंट ने सर्वेस करवाए कि भाई इनको और क्या क्या चीज़ें चाहिए जो इन लोगों को अंडरटेकिंग रखा जा रहा है, इन कम्युनिटीज़ को इतना हाईलाइट्स क्यों नहीं मिल पा रहा है, और वो भी किया गया। फिर उन्होंने फिर उनको उनके लिए कुछ टिपिकल हमने सीट्स को रिजर्व किया कि भाई ये लोग जो ये टिपिकल इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ST SC में सब आ जाते हैं, ST SC में भी बहुत सारे डिवाइडेशन होते हैं, राइट। तो उसके अंदर भी जो बहुत लो थे उनको अलग रिजर्वेशन मिलना शुरू किया, राइट। तो इस तरह के सब कुछ शुरू किया गया। आगे बात करते हैं, ये लोग, ये मैंने बता दिया आपको, रिजर्विंग शीट इन द एम्प्लॉय एजुकेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द दलित एंड आदिवासी बेसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस। सिंपल सी बात है, हर जगह पे कहीं पे भी आपको कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप टिपिकल इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो आप क्लास 8 में पढ़ते हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लियर। अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपको ST SC दलित वगैरह के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, राइट। तो ये कुछ तरीके से इस टिपिकल इसके अंदर आपको समझने का था कौन सा एट्रोसिटी एक्ट के बारे में आपको बता दिया। 1989 में वो रिफॉर्म हुआ था और इसका मेन पर्पस था कि प्रोटेक्ट द दलित एंड आदिवासी फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ द पावरफुल कम्युनिटीज़, कि जो पावरफुल कम्युनिटीज़ हैं उनसे इनको बचा के, इनको प्रिजर्व करके, इनको आगे बढ़ाना, ये इनका टिपिकल मुद्दा था। क्लियर। तो इस चैप्टर में टिपिकल चीज़ें यही थी कुछ जो आपको समझने के लायक थी, जो आप समझ जाए। आई होप कि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट्स वगैरह नहीं होंगे। जो आपके मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको समझा दिया, एक्रोस्टिक्स एक्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।